हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, इटली का एकीकरण में किस किस व्यक्ति ने भूमिका निभाई थी? गेरिबाल्डी और काबूर, तो ये दोनों तो थे ही। मैज़ीनी और विक्टर एमेनुएल, ये भी थे। केवल काबूर और गेरिबाल्डी ये थे। और तो उपरोक्त सभी, क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब कहाँ हुई थी? तो 1995 में जेनेवा। महामंदी क्यों हुई थी? अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट आने के कारण। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? उपयुक्त सभी। जर्मनी में नाजीवाद का उदय, इटली में फांसीवाद का उदय। इनमें से कौन सा संसाधन नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भूनिर्मीकरण का कारण नहीं था? वन लगाना। वन लगाने से थोड़ी ना भूनिर्मीकरण होगा, उसमें तो रुकावट आएगी। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जिलों में की संख्या कितनी है? 75 जिले। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य शक्तियों का विभाजन। भारत के पड़ोसी देश का नाम है अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, तो उपरोक्त सभी। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़। भारत में कितने संघीय राज्य हैं? 28। भारत में वर्तमान समय में किसका शासन है? लोगों का। लोकतंत्र है तो अर्थात लोगों का शासन। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22। इनमें से कौन सा देश विकासशील है? भारत। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है सभी। भारतीय मुद्रा है रुपया। इनमें से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? एचडीएफसी। अब हम लोग लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर आते हैं। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन है पहला, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। तो हम ऐसे लिखेंगे, इटली, पहले हेडिंग डालेंगे इटली। इटालियन क्षेत्र 7 राज्यों में विभाजित था। इन 7 राज्यों में अपने अपने स्वतंत्र शासक थे जो एकीकरण को स्वीकार नहीं करते थे। इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण की शुरुआत लगभग 1815 में शुरू हुआ था। जिसके एकीकरण का स्वप्न मैज़ीनी ने बुना था, वह एक समर्पित गणतंत्रवादी था। वह गणतंत्र के अधीन इटली का एकीकरण करना चाहता था, परंतु पीडमंट सोर्निया के प्रधानमंत्री के काबूल ने सैनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय कूट की नीति का सहारा लेकर इटली के एकीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस क्रम में सर्वप्रथम उसने पीडमंट सार्डिनिया को आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से सक्षम बनाया। उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इटालियन एकीकरण के पक्ष में मोड़ना प्रारंभ किया। उसको क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस के पक्ष में अपना सेना भेजकर उनकी सहानुभूति प्राप्त कर ली और फिर पोलम्बियर की संधि की, जिससे उसने फ्रांस को नीस और सेवाओं देने के एवज में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस की सहायता अर्जित कर ली। वह फ्रांस की सहायता में लोम्बार्डी के विलय के बाद जनमत संग्रह से पार्मेडियन टस्कानी के विलय किया। अब काबूल दक्षिणी में नेपल्स और सिसिली की ओर नहीं बढ़ना चाहता था, किंतु दूसरी तरफ गैरिबाल्डी, जो मैज़ीनी इस अधूरे एकीकरण में संतुष्ट नहीं था, इससे उसने पूर्वोक्त राज्यों में जन आंदोलन के माध्यम से विलय किया। बीच में पोप का क्षेत्र उस पर कब्जा कर लिया, अतः इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह इटली का एकीकरण लिखिए या जर्मनी का एकीकरण लिखिए, इसी में है, तो हम लोग जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं। वियना कांग्रेस ने जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित कर दिया, अतः इन क्षेत्रों में स्वतंत्र शासक रहते हुए एकीकरण संभव नहीं था। दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा 2 शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसको देखते हुए कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं था। सबसे बढ़कर जर्मनी मध्य यूरोपीय क्षेत्र में स्थित था।
एकीकरण का मतलब था कि पूरे यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाना। अतः वेस्टफैलिया की संधि के काल से ही यूरोपीय शक्तियों का प्रयास था कि इस क्षेत्र का एकीकरण न हो, विशेषकर फ्रांस जर्मनी का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्व में जर्मन राष्ट्रवाद की प्रगति होने लगी थी, जिसमें जर्मन दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचारों ने अहम भूमिका निभाई थी और फिर औद्योगिक क्रांति ने जर्मनी के एकीकरण की भौतिक आधार तैयार कर दिया। अतः वियना कांग्रेस के द्वारा प्रशा को लौह एवं इस्पात उत्पाद क्षेत्र राइनलैंड का भूभाग दिया था, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति प्रशा में पहले शुरू हुई। इससे रेलवे का विकास हुआ और जर्मन के दूर स्थित भौगोलिक क्षेत्रों को एक साथ मिलाया गया। इसके साथ चुंगी संघ जैल्वेरियन गठन का मार्ग प्रशस्त किया। प्रशा की चांसलर ऑटो मन बिस्मार्क कूटनीति एवं सैनिक उपाय का सहारा लेकर जर्मनी के एकीकरण के लक्ष्य को पूरा किया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसको रोकने के उपाय बताइए। तो भूक्षरण या मृदा अपरदन का मतलब है पानी या हवा के कारण मिट्टी के कणों का अलग होकर हट जाना। मिट्टी की ऊपरी परत हल्की होती है, इसलिए इसे हवा और पानी आसानी से बहा ले जाता है। मृदा अपरदन से मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। इसे रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। रोकने के उपाय, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अपने साथ बांधे रखती हैं। घास, जड़ी बूटियों, झाड़ियों और बायोफाइटस जैसे छोटे पौधे की वृद्धि मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती हैं। वृक्षों की पंक्तियाँ, झाड़ियों तथा घासों को भूमि पर डालना, जिससे वर्षा की बौछार का प्रभाव मिट्टी में सीधे न होना। ढलान वाली क्षेत्रों में घास तथा पेड़ लगाना। कार्बनिक खादों का अधिक उपयोग किया जाए। कृषि भूमि को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से दूर रखा जाए। जैविक उपायों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि समोच्च जुताई, कूटर कल्टीवेशन जिसे इंग्लिश में कह देते हैं, पट्टीदार खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग, भू परिष्करण प्रक्रिया, इसे इंग्लिश में टिलेज प्रैक्टिसेस कह देते हैं, वायु अधोरोग व अच्छे आवरण, ये सब है उसके बचाव रोकने के। अब तीसरा क्वेश्चन है भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण विस्तार पूर्वक कीजिए। चौथा है इसमें से भी ये भूक्षरण वाला आप लिखें या भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण वाला लिखें, इसमें से एक ही लिखना था, लेकिन हम यहाँ पे दोनों समझा दे रहे हैं। मृदा यह एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों की प्राकृतिक आवास भी है। मृदा का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, सिलो कर लो। जलोढ़ मृदा यह मिट्टी नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की आयु कम होती है। भारत में यह मृदा पूर्व और उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नाम की नदियाँ बहती हैं। जलोढ़ मृदा का संचयन नदियों के तंत्र द्वारा होता है। यह मृदा महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के तटीय मैदान में भी पाई जाती है। यह मृदा गन्ने, धान, गेहूँ, मक्का और दाल के लिए फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। काली मिट्टी में सूक्ष्म कणों की प्रचुरता होती है, इसलिए इस मिट्टी में नमी लंबे समय तक रोकने की क्षमता होती है। इस मृदा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और चूना होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। इस मिट्टी में अन्य फसल भी उगाए जा सकते हैं। लाल और पीली मिट्टी, लोहे की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। जब लोहे का जलयोजन हो जाता है तो इस मिट्टी का रंग पीला होता है। इस मिट्टी को दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में तथा पश्चिमी घाट के पिडमॉन्ट जोन में भी पाई जाती है। लेटराइट मृदा, इस मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी को
खाद के भरपूर प्रयोग से खेती के लायक बनाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ अल्प वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस मिट्टी में लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। इस मिट्टी को समुचित उपचार के बाद खेती के लायक बनाया जा सकता है। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। सत्ता की साझेदारी में बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। लोगों की आवाज़ ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। इसलिए कहा जा सकता है लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। यह लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में अपना अहम योगदान निभाती है। अब चौथा क्वेश्चन है, संघवाद क्या है, इसके 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा स्तर होते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता, इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय अधिकार तथा इसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूहों पर शासन करती हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर के सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देने तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बता दिया, अब आप इससे खुद बना के इसके आगे वाला लिख सकते हैं। सिर्फ बेसबीकरण किसे कहते हैं, बेसबीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो बेसबीकरण आप लिखेंगे कि एक देश जब दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है और मतलब जुड़ के व्यापार करता है तो इसी को बेसबीकरण कहते हैं। ऐसे आप और फिर इसको संभव बनाने के लिए 5 हेडिंग बना देंगे। जैसे परिवहन व्यवस्था, उस पर लिखेंगे टिप्पणी, एक संचार व्यवस्था, ऐसे सब बना के लिख देंगे आप। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए और ऐसे पॉइंट वाइज बना के लिखना। ये लॉन्ग आंसर है तो कम से कम 80 से 120 शब्द में लिखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। वैश्विक आर्थिक महामंदी कारणों का उल्लेख करना। और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, वियना संधि क्या थी, G77 से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका महत्व का वर्णन कीजिए। वनों की हानि से क्या आशय है, किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख। भारत की विधायकों में महिला के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के लाभ व हानियों का वर्णन कीजिए। शिशु मृत्यु दर रोकने के कई 3 उपाय समझाइए। मनरेगा 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर आपको इन सभी का आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा और फिर इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे दूसरों को भी मदद हो सके। धन्यवाद।